Hi guys, what's up? All good? So today I would be teaching you class 9th biology first chapter improvement in food resources. So without wasting time, let's get started. Okay guys, so let's start with the chapter improvement in food resources. Okay, so let's begin. We know that all the living organisms need food. Food supplies protein, carbohydrate, fats, vitamins and minerals, all of which we require for body development. Growth and health, both plants and animals are major sources of food for us. We obtain most of this food from agriculture and animal husbandry. तो गाइज यहाँ पे एनसीईआरटी हमसे ये बोल रहा है कि आप सभी को पता है कि ऑब्वियस बात है हम लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं तो हमें फूड चाहिए। फूड क्यों चाहिए? क्योंकि वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा। एनर्जी किस फॉर्म में प्रोवाइड करेगा? फूड से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, प्रोटीन्स मिलते हैं, वाइटामिन्स मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं और काफ़ी सारे स्पेशल न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जो कि हमारी बॉडी के डेवलपमेंट और ग्रोथ में काफ़ी काम आते हैं। ठीक है, अब एनसीईआरटी बोलता है कि बोथ प्लांट एंड एनिमल आर द मेजर सोर्सेज ऑफ फूड फॉर अस। तो गाइस ये हम सबको पता है कि कुछ लोग यहाँ पे वेजिटेरियन हैं, मींस कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन हैं। तो ऑब्वियस बात है जो वेजिटेरियन है उनके लिए सोर्स प्लांट होगा और जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए सोर्स ऑफ फूड एनिमल होगा। ठीक है, वी ऑब्टेन मोस्ट ऑफ दिस फूड फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। हाँ, तो गाइस हम काफ़ी ज़्यादा हमारा जो फूड है ऑलमोस्ट ऑल फूड हम एग्रीकल्चर से ड्राइव करते हैं और एनिमल हस्बेंड्री से। अब एग्रीकल्चर मीन्स फार्मिंग, खेती से रिलेटेड जितने भी वो आते हैं ना वो सब एग्रीकल्चर के अंडर आ जाते हैं। खेती मीन्स आई होप यू गॉट दैट ना, फार्मिंग। आप फार्मिंग नहीं करोगे तो आपके पास अनाज कैसे आएगा? अनाज नहीं आएगा तो आपके पास खाना नहीं आएगा। यही तो वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ फूड है अपने लिए, वेजिटेरियंस के लिए, स्पेशली फॉर वेजिटेरियंस। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट एनिमल हस्बेंड्री। तो एनिमल हस्बेंड्री मतलब रियरिंग ऑफ एनिमल्स इन ऑर्डर टू गेट देयर प्रोडक्ट इन ऑर्डर टू गेट देयर प्रोडक्ट। ओके, मतलब एनिमल का रेयर करना ताकि हम उनके प्रोडक्ट उनसे ले सकें और उससे कुछ बेनिफिट कमा सकें। वेरी बेस्ट एग्जांपल इज डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग एक प्रकार का एनिमल हस्बेंड्री है जिसमें काउ, बफेलोज एंड गोट्स को रियर किया जाता है ताकि हम उनसे मिल्क ले सकें, उनका मीट मीन्स गोट, स्पेशली टॉकिंग अबाउट गोट, उनका मीट ले सकें और डेयरी प्रोडक्ट्स बना सकें। ठीक है, ओके, लेट्स मूव फर्दर। वी रीड इन न्यूज़पेपर that efforts are being always made to improve production from agriculture and animal husbandry. Why is it necessary? Why we cannot make do with the current levels of production? हाँ गाइस, तो आपने देखा होगा कि हम काफ़ी बहुत ज़्यादा बार हम ये न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स प्ले किए जा रहे हैं ताकि हम प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर सकें। ठीक है, ताकि हम प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर सकें। बहुत सारी नई पॉलिसीज हर रोज़ निकल रही हैं किसानों के लिए ताकि हम कर सकें। अब एक क्वेश्चन पूछा एनसीईआरटी ने, व्हाई इज इट नेसेसरी? तो गाइस ये ऑब्वियस क्वेश्चन है एक कि ये नेसेसरी क्यों है? नेसेसरी बिल्कुल है। प्रोडक्शन इंक्रीज होगी जब तो हमारा जितना पॉपुलेशन है हम उसके साथ डील कर पाएंगे, जब तो से भरपूर खाना मिलेगा, है ना गाइस? तो इट इज़ वेरी नेसेसरी एक्चुअली। ओके, इंडिया इज अ वेरी पॉपुलस कंट्री. Our population is more than 1 billion people and it is still growing. As food for this growing population, we will soon need more than 250 million tons of grain every year. This can be done by farming on more land, but India is already intensively cultivated. As a result, we do not have any major scope for increasing the area of land under cultivation. Therefore, it is necessary to increase our production efficiency for both crop and livestock. तो गाइज यहाँ पे एनसीईआरटी हमसे बोलती है कि जैसा कि हमारी कंट्री है इंडिया काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है। मीन्स यदि आप टॉप 7 कंट्रीज देखते हो ना इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन तो आपको उसमें इंडिया भी मिल जाएगा। ठीक है, तो इंडिया काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है। ठीक है, अब पॉपुलेशन और बढ़ रहा है, मीन्स पॉपुलेशन और बढ़ रही है। ठीक है, तो अब हमें फूड तो चाहिए उसके लिए। ठीक है, फॉर दिस ग्रोइंग पॉपुलेशन वी नीड फूड। तो हमें क्या करना पड़ेगा? वी एक्चुअली हैव टू डू समथिंग फॉर दैट। मीन्स हमें क्या है, हमें और ज़्यादा फार्मिंग करनी होगी और ज़्यादा कल्टीवेशन बढ़ानी होगी ताकि हम जितना भी पूरा पॉपुलेशन है ना उसको हम परफेक्टली फूड प्रोवाइड कर सकें। पर यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम है, इंडिया है ना ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा कल्टीवेटेड हो चुका है। मीन्स जितना लैंड कल्टीवेशन के लिए कवर है ना वो बहुत है, मोर देन इनफ हो गया है अब इंडिया के पास। ठीक है, एज अ रिजल्ट वी डू नॉट हैव एनी मेजर स्कोप फॉर इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ लैंड अंडर कल्टीवेशन। तो जैसा कि एक पर्टिकुलर स्कोप बचता था कि हम अपने लैंड को बढ़ा लें कल्टीवेशन के लिए, लेकिन अब वो भी हमारे पास नहीं बचा है क्योंकि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा लैंड कल्टीवेटेड के लिए ऑलरेडी यूज अप है। तो अब हमारे पास ऑल लैंड नहीं बचा कि हम कल्टीवेशन के लिए इंक्रीज कर सके। अब लैंड इंक्रीज नहीं हो पाया तो अनाज भी कम होगा।
तो अनाज भी उतना नहीं हो पाएगा कि पूरे पॉपुलेशन के साथ डील कर सके वो अनाज, है ना। ओके, नाउ लेट्स टेक दिस. हाँ, efforts to meet the food demand by increasing production have led to some success so far. Okay, we have had the green revolution which contributed to the increased food grain production. We also had white revolution which has led to better, more efficient use as well as availability of milk. तो गाइज यहाँ पे कुछ एफर्ट्स लाए गए थे, इनमें से 2 एफर्ट्स आपके सामने आए हैं जो कि रेवोल्यूशन के फॉर्म में है. पहला है ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है, इसने कंट्रीब्यूट किया था इंक्रीज फूड गेन प्रोडक्शन में. ओके, और दूसरा आता है व्हाइट रेवोल्यूशन, इसने कंट्रीब्यूट किया था द ग्रेटेस्ट एंड द लार्जेस्ट अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क. ओके, नाउ however these revolution mean that the natural resources are getting used more intensively. As a result, there are more chances of causing damage to our natural resources to the point of destroying their balance completely. तो गाइस, जैसा कि ये रेवोल्यूशन निकाले गए थे ना, तो इन रेवोल्यूशन ने इनका मेन वो तो यही था कि ग्रीन रेवोल्यूशन का मेन वो ये था कि वो फूड ग्रेन प्रोडक्शन को इंक्रीज करे, और व्हाइट रेवोल्यूशन का ये था कि वो मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज करे. पर साथ ही साथ इन रेवोल्यूशन का एक एम भी था कि हमें जो है प्रोडक्शन इंक्रीज तो करना है, पर हमें नेचर से नहीं बोलना. वी डू नॉट हैव टू हार्म एनवायरमेंट. हमें एनवायरमेंट को हार्म नहीं करना, हमें ये सब करना है, लेकिन एक चीज ध्यान में रख के करना है कि नेचुरल जो हमारा नेचर है ना और एनवायरमेंट है उसको कोई हार्म नहीं पहुंचना चाहिए. ये देखिए स्टेटमेंट पढ़िए. देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी शुड इंक्रीज फूड प्रोडक्शन विदाउट डिग्रेडिंग आवर एनवायरमेंट एंड डिस्टर्बिंग द बैलेंसेस मेंटेनिंग इट. मतलब हमें फूड प्रोडक्शन इंक्रीज करना है, पर हमें कुछ इस तरीके से करना है कि हमारे एनवायरमेंट को कोई हार्म ना हो और नेचुरल चीजें कोई खराब ना हो, वरना एनवायरमेंट बिगड़ेगा ना तो फिर हमारा भी एग्जिस्टेंस काफी मुश्किल हो जाएगा इस अर्थ पे. ठीक है, सो लेट्स मूव फर्दर. हाँ, हेंस देयर इज अ नीड फॉर सस्टेनिंग प्रैक्टिसेस इन एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री. तो गाइज यहाँ पे एनसीईआरटी बोलता है कि वहां हमारे पास इसलिए हमें सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस फॉलो करने चाहिए. गाइस, सस्टेनेबल का मतलब ये होता है सस्टेन करके रखना. मींस कोई ऐसी चीज है जो अपन यूज कर रहे हैं, ठीक है, और अपन उस चीज को इस तरीके से बचा के रखें कि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है ना वो भी आके उसे यूज कर सके. तो गाइस, इसे सस्टेनेबल प्रैक्टिस बोलते हैं. ठीक है, सो सस्टेनेबल प्रैक्टिस इन एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ ऑल्सो simply increasing grain production for storage in warehouses cannot solve the problem of malnutrition and hunger. People should have money to purchase food. Food security depends on both availability of food and access to it. The majority of our population depend on agriculture for their livelihood. Increasing the income of the people working in agriculture is therefore necessary to combat the problem of hunger. Scientific management practices should be undertaken to obtain high yield from farm. For sustained livelihood, one should undertake mixed cropping, intercropping, integrated farming practices. For example, combine agriculture with livestock, poultry, fisheries, beekeeping, okay, etc. गाइस, ये पैरा भले आपको बड़ा लगाओ पर बहुत सिंपल है पैरा. ये पैरा ये कह रहा है गाइस कि सिंपली आप अनाज गोदामों को आप अनाज से भर दोगे ना, तो गाइस उससे कुछ नहीं होने वाला. ठीक है, उससे आप माल न्यूट्रिशन और हंगर की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि अनाज गोदाम में पड़ा पड़ा क्या करेगा, लोगों तक भी तो पहुंचना चाहिए. और चलिए ठीक है, लोगों तक पहुंच भी रहा है तो लोगों के पास उतना पैसा होना चाहिए कि वो उस अनाज को अफोर्ड कर सकें, और वो अनाज भी इतना होना चाहिए कि एक नॉर्मल क्लास जो आदमी है ना वो उसे अफोर्ड कर सके. ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है ना इंडिया का, वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड, मींस एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है. ठीक है, इट इज एक्चुअली इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर. तो पहली बात, उनकी जो है ना जो सैलरी है और डेली वेजेस है जिसमें भी वो वर्क करते हैं वो बढ़ा देनी चाहिए. ठीक है, ताकि कोई जैसे अनाज एक्सेस नहीं कर पा रहा है तो फिर वो अनाज एक्सेस कर पाए. ठीक है, और हाँ, दूसरी बात, एनसीईआरटी ने यहां पे ये भी बताया कि देखो, साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रैक्टिस शुड बी अंडरटेकन. मतलब यदि आपकी फील्ड का प्रोडक्शन उतना खास नहीं हो रहा है तो आपको साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस अपनाना चाहिए. ठीक है, साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के बेस्ट एग्जांपल है मिक्स्ड क्रॉपिंग, ठीक है, इंटरक्रॉपिंग, इंटीग्रेटेड फार्मिंग प्रैक्टिसेस. ठीक है, मिक्स्ड क्रॉपिंग मतलब मिक्स करके क्रॉप लगाना. एक पर्टिकुलर फील्ड है उसमें आधे साइड ये लगा दो, आधे साइड वो लगा दो. इंटरक्रॉपिंग का भी यही मीनिंग होता है. इंटीग्रेटेड फार्मिंग प्रैक्टिसेस, देखो, इंटीग्रेटेड फार्मिंग प्रैक्टिसेस का बेस्ट मतलब ये होता है कि आप फार्मिंग तो कर रहे हो पर उसके अलावा भी आप कुछ ऐसा ही करो उससे रिलेटेड. फॉर एग्जाम्पल देखो, पोल्ट्री फार्मिंग, रियरिंग ऑफ हेन्स इन ऑर्डर टू गेट एग्स,
इससे भी आप काफी ज्यादा प्रोडक्शन, काफी ज्यादा इनकम ले सकते हो। ठीक है, रेयरिंग ऑफ फिशेज, पिसीकल्चर, रेयरिंग ऑफ बी और बी कीपिंग विच इज नोन एज बी कीपिंग इज नोन एज आई थिंक या एपीकल्चर। ठीक है, जिससे आप हनी भी ले सकते हो, बी वैक्स ले सकते हो, आप वो सेल करोगे, आपको इनकम आएगा, ऑब्वियस बात है। ठीक है, हाँ क्या है, द क्वेश्चन दस बिकम्स हाउ डू वी इंक्रीज द यील्ड्स ऑफ क्रॉप एंड लाइवली स्टॉक। ओके, सो इंप्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड। ओके, cereals such as wheat, rice, maize, millets, and sorghum provide us carbohydrate for energy requirement. Pulses like gram, green gram, pigeon pea provide us with protein, and oil seeds including soybean, groundnut, sesame, castor, mustard, linseed, and sunflower provide us with necessary fats. Vegetables, spices, and fruit provide a range of vitamins and minerals in addition to small amount of proteins, carbohydrate, and fats. In addition to these, food crop, fodder crop like beersam, oats और सुडान ग्रास आर रेज्ड एज फूड फॉर द लाइफ स्टॉक। तो गाइज यहाँ पे सिंपली आपको बेनिफिट बताया गया है कि आपको किससे क्या मिल सकता है। फॉर एग्जांपल सीरियल से आपको कार्बोहाइड्रेट मिल सकता है, और दाल वगैरह हैं तो उनसे आपको प्रोटीन मिलता है, वेजिटेबल से, स्पाइसेस से आपको वाइटामिन और मिनरल्स मिलते हैं, और बाकी कुछ और फॉडर क्रॉप होते, फूड क्रॉप होते हैं जिनसे आपको बाकी एसेंशियल न्यूट्रिएंट मिल जाते हैं। तो गाइज मुझे नहीं लगता इस पैरा को समझाने की मुझे ज़रूरत है ना गाइज। आई होप मतलब आप ये एक बार रीडिंग मान लोगे, आपको बिल्कुल बेसिक पूरा समझ में आया। लेट्स मूव फर्दर। हाँ, different crops require different climatic condition, temperature, and photoperiod for their growth and completion of their life cycle. Photoperiod are related to the duration of sunlight. Growth of plants and flowering are dependent on sunlight. As we all know, plants manufacture their food in sunlight by the process of photosynthesis. ठीक है, तो गाइज यहाँ पे सीधी सीधी ये बताया है उन लोगों ने, यहाँ पे उन लोगों ने गाइज ये बताया है कि एनसीईआरटी हमसे ये बोल रही है कि डिफरेंट अलग अलग क्रॉप्स रहते हैं ना, उनको अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस चाहिए पड़ती हैं। क्लाइमेटिक कंडीशंस मतलब उनको डिफरेंट कंडीशंस चाहिए पड़ती हैं, क्लाइमेटिक एज वेल एज बेसिक कंडीशंस। ठीक है, बेसिक कंडीशंस की बात की जाए तो वाटर इज वन ऑफ द बेसिक कंडीशन। ठीक है, कुछ क्रॉप्स ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज्यादा पानी चाहिए पड़ता है। फॉर एग्जांपल राइस, उसको लबालब भरा हुआ बिल्कुल फील्ड चाहिए। ठीक है, क्लाइमेटिक कंडीशन हो गई, टेम्परेचर, ठीक है, और फोटोपीरियड मतलब एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में जितनी सनलाइट लेता है ना कोई क्रॉप या फिर कोई भी प्लांट, उसे उसका फोटो पीरियड बोलते हैं। ठीक है, और सनलाइट गाइस बहुत ही नेसेसरी है। आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो फोटोसिंथेसिस। इट्स नथिंग बट द प्रोसेस बाय विच द ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल सनलाइट विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो सनलाइट का प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है, वरना प्लांट्स अपना फूड नहीं बना पाएंगे और ग्रो नहीं कर पाएंगे। और प्लांट्स या फिर क्रॉप से या फिर ग्रो नहीं किया तो फिर हमें अनाज कैसे मिलेगा, है ना। ओके, so what's written here? Okay, there are some crops which are grown in rainy season called the kharif season from month of June to October. Okay, and some of the crops are grown in the winter season called the rabi season from November to April. Okay, तो गाइज यहाँ पे बेसिकली दो तरीके के क्रॉप बताए गए हैं, वो भी सीजन के बेसिस पे बताए गए हैं। ठीक है, फाइन। पहले जो क्रॉप है ना वो है खरीफ क्रॉप्स, जो कि बेसिकली रेनी सीजन टाइम ग्रो होते हैं। ठीक है, मींस मंथ ऑफ जून में इनको लगा दिया जाएगा, सो किया जाएगा और अक्टूबर तक हार्वेस्ट किया जाएगा। ठीक है, और कुछ क्रॉप्स ऐसे होते हैं जो विंटर सीजन में ग्रो किए जाते हैं, तो उनको बोलते हैं रवि क्रॉप्स, मींस वो रवि सीजन कहलाता है। तो जो क्रॉप्स उसमें ग्रो होते हैं उसको रवि क्रॉप्स बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नवंबर में सो किया गया और अप्रैल तक निकाल लिए। ठीक है, पैडी, सोयाबीन, पिजन पी, मेज, कॉटन, ग्रीन ग्राम एंड ब्लैक ग्राम आर खरीफ क्रॉप्स, वेयरएज व्हीट, ग्राम, पीज, मस्टर्ड, लाइन सीड आर रबी क्रॉप्स। तो गाइज आपको एग्जांपल याद करने की जरूरत है, तो आप बहुत सिंपल एग्जांपल आप कर सकते हो। ठीक है, हाँ अब देखो, लेट्स मूव फर्दर। इन इंडिया देयर हैज बीन 4 times इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स फ्रॉम 1952 to 2010 विथ ओनली 25% इंक्रीज इन द कल्टिवेटेड लैंड एरिया। तो गाइस देख रहे हो आप, इंडिया में करीब 4 times इंक्रीज हो चुका है प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स फ्रॉम 1952 टू 2010। ठीक है, बस 25% इंक्रीज हुआ था कल्टिवेटेड लैंड एरिया में। ठीक है, और 4 times इंक्रीज हो गया था। हाउ हैज दिस इंटरफेस इन द प्रोडक्शन बीन अचीव? अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि अचीव कैसे हो गया कि 4 times प्रोडक्शन बढ़ गया, वो भी बस 25% इंक्रीज हुआ कल्टिवेटेड लैंड एरिया। ओके, इफ वी थिंक द प्रैक्टिस इन्वॉल्व इन फार्मिंग वी कैन सी दैट वी कैन डिवाइड इनटू 3 stages। ठीक है, तो यदि हम देखें ना तो एक पर्टिकुलर प्रैक्टिस है इसके लिए, उस प्रैक्टिस को हम 3 stages में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, पहली स्टेज ये है कि आप चॉइस ऑफ सीड फॉर प्लांटिंग, सीड चूज कर लो कौन सा प्लांट करना है। ठीक है, द सेकंड इज नर्चरिंग द क्रॉप प्लांट को नर्चर करना, मीन्स उसे अच्छे से ग्रो होने देना। ठीक है, और थर्ड
And the last, the third is the protection of growing and harvested crops from the loss. ठीक है, और थर्ड है प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स, मींस क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करना. ठीक है, अब ये जो पूरा प्रोसेस है ना, ये 3 स्टेज में डिवाइडेड है. पहला है क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट और क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट. ठीक है, मींस वेराइटी को इंप्रूव करना, प्रोडक्शन इंप्रूव करना और सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटेक्शन मैनेजमेंट. ठीक है, उनका प्रोटेक्शन करना आपको. ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट से. ठीक है, ओके. दिस अप्रोच डिपेंड्स ऑन फाइंडिंग अ क्रॉप वेराइटी दैट कैन गिव अ गुड यील्ड. Varieties or strains of crop can be selected by breeding for various useful characteristics such as disease resistance, response to fertilizers, product quality, and high yields. One way of incorporating desirable characters into two crops varieties is by hybridization. Okay. तो गाइज ये पैरा मैं आपको समझा देता हूं कैसा. देखो क्या है ना, क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट मींस आपको अच्छी खासी एक वेराइटी चाहिए. ठीक है, वेराइटी आपके पास नहीं है तो आपको बनाना पड़ेगा. बनाओगे कैसे आप? हाइब्रिडाइजेशन से. हाइब्रिडाइजेशन मतलब कोई भी 2 जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट का सीड ले लो, उन दोनों को एक साथ मिला दो कैसे भी करके साइंटिफिकली एंड ऑल, तो एक नया हाइब्रिड बनेगा, एक नया सीड बनेगा जिसमें दोनों पेरेंट्स के सीड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे. मीन सपोज कीजिए आपने एक सीड ले लिया ऐसा जो कि पेस्ट से रेजिस्टेंस है, जिसपे कीड़ों का कोई असर नहीं पड़ता. ठीक है, और एक ऐसा ले लिया जिसको कम पानी चाहिए पड़ता. अब आपने दोनों को मिला दिया तो एक हाइब्रिड बना, तो उसमें दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे. तो आप हाइब्रिडाइजेशन से ये सब अचीव कर सकते हो. ठीक है, नाउ देखो, दिस क्रॉसिंग मे बी इनवेराइटल मतलब 2 डिफरेंट वेराइटीज के बीच में. ठीक है, इनको अंडरलाइन कर लो आप, दे आर अ बिट इंपॉर्टेंट. ठीक है, इंटरस्पेसिफिक मतलब स्पीशीज डिफरेंट है पर जीनस सेम है. ठीक है, और इंटरजेनेरिक मतलब 2 डिफरेंट जनरेशंस. ओके, अनदर वे ऑफ इंप्रूविंग अ क्रॉप इज बाय इंट्रोड्यूसिंग अ जीन दैट वुड प्रोवाइड अ डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स. दिस रिजल्ट इन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स. ठीक है, तो गाइस एक और बहुत अच्छा मेथड है हमारे पास, बहुत अच्छा मेथड है जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग. ठीक है, इससे आप क्या करते हो कि जो जीन रहता है ना उसका, ऑब्वियस बात है कोई भी चीज हो, लिविंग हो, मतलब प्लांट से रिलेटेड हो, उसमें डीएनए रहेगा, डीएनए में मीन्स उसमें क्रोमोसोम्स रहेंगे, क्रोमोसोम में जीन रहेगा और जीन में डीएनए रहेगा. तो आप जेनेटिक इंजीनियरिंग से जीन को थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो, क्योंकि जीन जो है ना वो एक ऐसा पर्टिकुलर यूनिट होता है जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स डिसाइड करता है. ठीक है, तो आप जेनेटिक चेंजेस ला सकते हो जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू. जीन में चेंज लाओगे तो आपको अच्छी खासी वैरायटी मिल जाएगी. ठीक है, फॉर फ्यू वैरायटी ऑफ क्रॉप्स टू बी एक्सेप्टेड इट इज नेसेसरी दैट वैरायटी प्रोड्यूसेस हाई यील्ड अंडर डिफरेंट कंडीशन दैट आर फाउंड इन डिफरेंट एरियाज. फार्मर वुड नीड टू बी प्रोवाइडेड विद गुड क्वालिटी सीड्स ऑफ पर्टिकुलर वैरायटी दैट इज द सीड. हाँ, तो गाइस देखो यहां पे फॉर फ्यू वेराइटीज टू बी एक्सेप्टेड. ठीक है, फाइन. कुछ वेराइटीज के लिए एक्सेप्टेबल होना जरूरी क्यों है? इसलिए है क्योंकि जो वैरायटी है ना वो हाई यील्ड दे. ठीक है, मतलब आपने चलो वैरायटी प्रोड्यूस कर भी ली पर वो एक्सेप्टेबल नहीं है. एक्सेप्टेबल क्यों नहीं है? क्योंकि वो हाई यील्ड नहीं देगी अलग अलग कंडीशंस में. और एक्सेप्टेबल हो सकती है, एक्सेप्टेबल तब हो सकती है जब वो हाई यील्ड प्रोड्यूस करेगा अंडर डिफरेंट कंडीशन. ठीक है, मतलब आपने एक वैरायटी, चलो ठीक है आपने एक सीड बना लिया, वैरायटी बना ली, तो अब वो वैरायटी ऐसी होनी चाहिए कि वो डिफरेंट एरियाज में उसके अकॉर्डिंग ग्रो भी तो कर जाए ना. पता चला उसको अकेले एक एरिया चाहिए, अब वही चाहिए, उसी पे वो ग्रो हो रहा है, तो ये तो नहीं चलेगा ना गाइस, है ना. ओके, cultivation practices and crops yield are related to weather, soil quality and availability of water. Since weather conditions such as droughts and flood situation are unpredictable, varieties that can be grown in diverse climatic conditions are useful. Similarly, varieties tolerant to high soil salinity have been developed. हाँ, तो गाइज यहाँ पे वो एनसीईआरटी हमसे बता रहा है कि कल्टीवेशन जो है ना, कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस और क्रॉप यील्ड दोनों वेदर से रिलेटेड है, सॉइल क्वालिटी से रिलेटेड है और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर से भी रिलेटेड है. मतलब ये कंडीशन है जो उनके लिए चाहिए. ठीक है, और जैसा कि आपको पता है कि वेदर कंडीशंस अनप्रेडिक्टेबल होती हैं. भूकंप कब आना है, कैसे आएगा, ड्रॉट कब आना कैसे आएगा, किसी को नहीं पता. ठीक है, तो ऐसी वैरायटीज बनाई जानी चाहिए जो डाइवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन में भी ग्रो हो जाए. ठीक है, और जैसा कि यहां पे एक लाइन मेंशन है, सिमिलरली वैरायटी टॉलरेंट टू हाई सॉइल सैलिनिटी हैव बीन डेवलप्ड. मींस ऐसी वैरायटी डेवलप की जा चुकी हैं जो कि हाई सैलिनिटी सॉइल में भी ग्रो करने के योग्य हैं. ठीक है, अब देखो सम ऑफ द फैक्टर फॉर विच वैरायटी इंप्रूवमेंट इज डन. अब ऐसे क्या फैक्टर हैं जिसके लिए वैरायटी इंप्रूवमेंट किया जाता है, ऐसे क्या कारण है? पहला हाई यील्ड. हाई यील्ड मतलब अच्छी खासी प्रोडक्शन बनाने के लिए. दूसरा है इंप्रूव्ड क्वालिटी. इंप्रूव्ड क्वालिटी मींस क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए. गाइज मैं एक स्टेटमेंट बोलता हूं दैट ऑलवेज रिमेंबर दिस स्टेटमेंट,
क्वांटिटी डज नॉट मैटर, क्वालिटी मैटर्स। ओके, हाँ। दूसरा है बायोटिक और एबायोटिक रेजिस्टेंस, ठीक है। तो बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर के अगेंस्ट रेजिस्टेंस भी एक फैक्टर है जिसके कारण हम वैरायटी इंप्रूवमेंट करते हैं, ठीक है। अब बायोटिक फैक्टर्स में आ जाते हैं इंसेक्ट्स, ओके, इंसेक्ट्स, वीड्स एंड ऑल दीज ऑल, ठीक है। और एबायोटिक फैक्टर्स में केमिकल, फर्टिलाइजर जो कि हम देते हैं, ठीक है, जो कि हम उसमें पर्टिकुलर में डालते हैं, तो जिसके कारण वो फसल खराब होती है, ठीक है। हाँ, चेंज इन द मैच्योरिटी ड्यूरेशन। मैच्योरिटी ड्यूरेशन मीन्स पर्टिकुलर क्रॉप के लगाने का टाइम और फिर इस टाइम से लेकर जब तक वो ग्रो नहीं हो जाता, इस पर्टिकुलर टाइम को बोलते हैं मैच्योरिटी टाइम, मतलब मैच्योर हो जाता ना क्रॉप, मैच्योरिटी ड्यूरेशन, ठीक है। तो जितना छोटा मैच्योरिटी ड्यूरेशन रहेगा ना, ठीक है, जितना अच्छा मैच्योरिटी ड्यूरेशन रहेगा ना, उतनी इकोनॉमिकल वैरायटी होगी उस क्रॉप की काफी अच्छी, ठीक है। फिर ये कितना, ये आपका फोर्थ रीजन हो गया। अब इसके बाद आता है फिफ्थ रीजन, ठीक है। फिफ्थ रीजन है वाइडर अडेप्टेबिलिटी, मीन्स डेवलपिंग वेराइटीज फॉर वाइडर अडेप्टेबिलिटी विल हेल्प इन स्टेबलाइजिंग द क्रॉप प्रोडक्शन अंडर डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन। मीन्स देखो क्या होता है ना, कि सपोज करो कि कोई क्रॉप आपने लगाया, ठीक है, तो उसको एक पर्टिकुलर क्लाइमेट चाहिए, लेकिन दूसरा क्लाइमेट आ गया तो फिर वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मीन्स ये एक फैक्टर है जिसके लिए वैरायटी इंप्रूवमेंट जरूरी है, क्योंकि ऐसा यदि होगा तो हमें तो फिर एक ही क्लाइमेट चाहिए पड़ेगा, वही चाहिए पड़ेगा, तब जाके वो क्रॉप ग्रो होगा। तो ये तो बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। तो वो जो क्रॉप है ना, वो वहां पे अडेप्ट कर पाए, वाइडर अडेप्टेबिलिटी हो जाए उसकी, इसलिए अपन वैरायटी इंप्रूवमेंट करते ताकि वो उस क्लाइमेटिक कंडीशन को अडेप्ट कर पाए और वहां ग्रो कर पाए, ठीक है। डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टर, टॉलनेस एंड प्रोफ्यूज ब्रांचिंग, डिजायर्ड कैरेक्टर ऑफ फॉरवर्ड, ओके, हाँ। तो गाइज यहाँ पे है ना एक और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है डिजायर्ड एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब एक पर्टिकुलर क्रॉप के अपने अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। इसका वेरी बेस्ट एग्जांपल है टॉलनेस। टॉलनेस जो है ना, वो फॉडर क्रॉप्स का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। मींस यदि फॉडर क्रॉप्स आप लगा रहे हो ना, तो उनको एक पर्टिकुलर टॉलनेस चाहिए, तो वो उनका एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि हाँ, बंदा देख के पहचान पाएगा कि हाँ यार ये फॉडर क्रॉप है, मुझे गाय को खिलाना है, ये चारा है, ठीक है। तो गाइज सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी गाइज, मैं वीडियो के इंट्रो में ये बताना भूल गया कि ये जो चैप्टर है ये काफ़ी बड़ा है ना, तो हम इसको पार्ट्स में कवर करेंगे। तो बेसिकली गाइज ये आपका फर्स्ट पार्ट था, तो फर्स्ट पार्ट को यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। सो गाइज आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक माई वीडियो, ओके, शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, ओके। नेक्स्ट पार्ट विल बी कमिंग सून. Till then, keep studying and study a lot. Thank you guys.